हाय फ्रेंड्स, ये सेकंड वीडियो ऑन द करंट अफेयर ऑफ द जनवरी मंथ। देखिए, इससे पहले का जो मैंने वीडियो डाला था उसके अंदर मैंने ये बताया था कि टोटल 139 पद्मा अवार्ड्स मिले हैं ऑन 26 जनवरी, जिसके अंदर 7 पद्म विभूषण थे, 19 पद्म भूषण थे एंड रेस्ट दैट इज 113 दैट इज 113 पद्मश्री थे। और साथ ही साथ 93 गैलेंट्री अवार्ड्स भी दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, देखिए बहुत ट्रिवियल नॉलेज है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नॉलेज नहीं है, ये छोटी मोटी चीज़ है, लेकिन एग्जाम में पूछ ली जाती है कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। ऑल दो ये भी पता होना चाहिए कि वैसे तो 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला है, ये भी पूछा गया कई कई एग्जामों में तो। और सीडीएस ऑफ कोर्स सीडीएस और एनडीए वैसे सिमिलर एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस होते हैं, ये ट्रिवियल नॉलेज है। तो चलिए, एक मैं कोशिश करूंगा कि जो थोड़ी बहुत मिसलेनियस वाली चीजें हैं मैं करंट अफेयर के साथ जोड़ता रहूं और तो एक चीज आपको बताता रहूं जब भी, ऐसा ना हो कि वो छूटती रहे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है एग्जाम का, क्योंकि कभी कभी ना आपको नहीं पता, 1-2 मार्क्स आपको ऐसे दिला देता है जो आपको एज दे देता है दूसरों के ऊपर। मेरे साथ इसका फायदा बहुत होता था, ऐसे ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन काफी हेल्प करती थी। तो देखिए, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आप जैसे जानते हो कि दे आर द गैलेंट्री अवार्ड जो कि आप वॉर के टाइम पे आपको दिया जाता है। मतलब वॉर के टाइम पे आपने जो एक्सेप्शनल ब्रेवरी अगर दिखाई है तो उसके वो ये तीनों वॉर से रिलेटेड है। पहली बात है, जिसमें डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आप एनिमी के साथ करते हो, वो वाला सेंस अगर यहाँ पे आता है तो वहां पे आपको ये तीनों गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। और उसके बाद जो पीस टाइम के गैलेंट्री अवार्ड है, जैसे आपने कोई रेस्क्यू मिशन किया है, कोई आपने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया है। आप बोलोगे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वॉर है, नहीं, यहाँ पे प्रॉपर एक्सटर्नल एग्रेशन जो वॉर होता है ना दूसरी कंट्री के साथ, उस केस में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र दिया जाता है। बिकॉज स्टिल रिमेंबर जब एनडीए के एसएसबी में गया था तो उसके अंदर यही क्वेश्चन मुझसे पूछा था इंटरव्यूअर ने कि मुझे बताओ कि परमवीर मतलब कितने गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, क्या होते हैं। तो उस टाइम पे तो सच बताओ मुझे नहीं पता था यार, मतलब मुझे लगता था ये सब पढ़ने की चीज थोड़ी है, ऐसी बोलते ना फेंकने वाले बच्चे में से मैं भी था, कुछ फेंका होगा मैंने, मुझे याद है। फिर वो जा कितने लोगों को मिला था, ऑल दैट, ये सब चीजें होती है। तो उस टाइम तो बच्चे थे, बट आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए। ओके, तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र होते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, जो कि देखिए काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, पीस टाइम जो भी इंटरन, जैसा भी अगर ताज में कोई अटैक हो गया तो उस टाइम पे कोई ब्रेवरी अगर दिखा रहा है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द पीस टाइम, क्योंकि वॉर नहीं हो रखी ना, एक टेररिस्ट अटैक को आप न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो इसमें 3 अवार्ड दिया जाता है, तो बिल्कुल आप दिमाग में रखेंगे। और साथ में आपको सेवा, साथ में आपको ये भी पता होगा सेवा मेडल्स भी होते हैं, जो कि अगेन गैलेंट्री अवार्ड का भी पार्ट है, मतलब एक तरह से आर्मी उसको देती है। ओके, उनके नाम रिकमेंड किए जाते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया एक तरह से ट्रिवियल नॉलेज, और ट्रिवियल मतलब छोटी छोटी नॉलेज, मिसलेनियस चीज है। अब आते हैं जरा, हम बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज पे जो काफी मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट लगी और मैं शेयर करना चाहता हूं। देखिए, नाइजीरिया जो है ब्रिक्स का पार्टनर स्टेट बना। अभी एक बात थोड़ा इसमें कंफ्यूजिंग होगा, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट अपने आप में बताना चाहता हूं मैं, क्या अंतर है दोनों में। देखिए, एक है ब्रिक्स की मेंबरशिप और एक होती है ब्रिक्स की पार्टनर स्टेट, जिसको बोलते हैं ब्रिक्स प्लस। ब्रिक्स प्लस इन्होंने चालू किया। ब्रिक्स प्लस मतलब देखिए, एक तो ब्रिक्स है जो इसके अंदर इस टाइम के 10 स्टेट हैं, इस टाइम पे 10 कंट्रीज हैं जो इसका पार्ट है, और ब्रिक्स प्लस स्टेट है जो कि इसके साथ 10 के बाद जो एडिशनल स्टेट्स हैं, जो पार्टनर स्टेट तो नहीं, जो अपने ये तो मेंबर नहीं है, लेकिन वो पार्टनरशिप है, मतलब जाके जो मीटिंग्स होंगी उसको अटेंड कर सकते हैं। दे कैन टेक पार्ट इन द जॉइंट वेंचर्स एंड एवरीथिंग दे कैन डू। वो हर एक जितनी भी मीटिंग्स होंगी उसमें उनको बुलाया भी जाएगा, वो आके अटेंड करेंगे, लेकिन दे आर नॉट द परमानेंट मेंबर। लेकिन जरूर है बात कि इन फ्यूचर दे कैन बी द मेंबर, दैट्स वाई जब ऐसे मेंबर स्टेट जैसे कि मलेशिया इंटरेस्टेड है इस टाइम पे मेंबर बनने के लिए, टर्की इंटरेस्टेड है काफी ज्यादा इसका मेंबर बनने के लिए, अजरबैजान इंटरेस्टेड है इसका मेंबर बनने के लिए, अर्जेंटीना को तो उन्होंने ऑफर किया था लेकिन अर्जेंटीना ने इसको रिजेक्ट कर दिया अभी के लिए। ओके, लेकिन अर्जेंटीना इज अ पार्ट ऑफ द पार्टनर प्रोग्राम, दैट इज अ पार्टनर स्टेट। तो उसी तरह से नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, इसको बोलते हैं, जैसे आपको बता दूं, इट इज अ 4th लार्जेस्ट दिस इकोनॉमिक एक्सपेक्ट में ये अफ्रीका का कंट्री है। वैसे काफी लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी अपने आप में बोल सकते हैं आप नाइजीरिया को, मुस्लिम कंट्री है वैसे तो। ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना है। वैसे बाकी की आप कंट्रीज का वैसे देख सकते हो, बोलीविया, क्यूबा, मलेशिया से पढ़ सकते हो। ज्यादा करके इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाइजीरिया अभी के लिए न्यूज में है, तो बनेगा। टोटल 9 स्टेट है, जो कि 9 कंट्री है, जो कि इसके पार्टनर प्रोग्राम का पार्ट है, ब्रिक्स प्लस का पार्ट है। ठीक है, वैसे ब्रिक्स प्लस बोलूं मैं तो पूरा 19 हो जाते हैं, बिकॉज 10 हमारे यहाँ पे मेंबर हैं, बाकी के और हैं। चलिए, अब यहां पे देख लेते हैं। देखिए क्या है, इट कैन पार्टिसिपेट इन अ समिट, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, बट डज नॉट हैव अ फुल मेंबरशिप ऑफ द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। यहां पे जो 10 कंट्रीज है उन्हीं के पास रहेगी। अब देखिए, इट इज द 6th लार्जेस्ट ग्लोबली, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द अफ्रीका।
अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक आपके लिए एक्स्ट्रा डिटेल डाल रखी है कि कौन कौन से 10 कंट्रीज हैं। अभी देखिए थोड़ा पुराने डेटा, अभी भी इसमें सऊदी अरेबिया ने कंफर्मेशन नहीं दिया है एज ऑफ नाउ। तो वैसे यहाँ पे एक और कंट्री ऐड हो चुका है जिसका नाम है इंडोनेशिया, जो कि न्यूज में है काफी ज्यादा। आपको मैंने पिछले वीडियो में करा रखा है कि इंडोनेशिया ने ज्वाइन कर रखा है, एंड इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री और साउथ ईस्ट एशिया का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर है, तो इसलिए काफी न्यूज में भी रहा। तो और इस बार की ब्रिक्स मीटिंग जो हुई है वो किसके चेयरमैनशिप में होगी? ब्राजील के। चलिए ये बात भी पता होनी चाहिए आपको। ओके, इसलिए हर जगह पे जितनी आप पिक्चर देखेंगे ब्राजील की, आपको प्रेसिडेंट की पिक्चर दिखेंगी। चलिए अभी तो आपको ये 4 तो आपको फाउंडिंग मेंबर्स दिखते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था, ये बात भी आपको बता चुका हूं मैं। और जो 2009 में इसकी पहली समिट हुई थी रशिया के अंदर। और इजिप्ट, इथोपिया, ईरान इसका इंपॉर्टेंट मेंबर है, प्लीज इसको दिमाग में रखेंगे क्योंकि ईरान के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्चुअली मेंबर स्टेट के ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसे जो मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे एशियान हो गया, एशियान भी काफी न्यूज में था क्योंकि उनकी एक अलग से कंट्री जो टिमोर लेस्ते, एक छोटी सी कंट्री है अपने पैसिफिक ओशियन की और साउथ ईस्ट एशिया की, उसने ज्वाइन किया है अभी, क्योंकि उस रीजन की सारी कंट्री ने ऑलमोस्ट ज्वाइन कर रखा था। तिमोर लेस्ते बचा हुआ था, उसने भी ज्वाइन कर लिया अभी एशियन को। ठीक है, तो आप इसको दिमाग में रखेंगे। अभी इजिप्ट, इथोपिया तो बहुत पहले ही मतलब पार्टनर मेंबर बन गए थे। और आपको ये बात बता दो, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअली इनका बैंक है वो, ये ब्रिक्स का ही बैंक है। और जो अमिताभ कंत जी हैं इसके पहले चेयरमैन रहे थे और बाद में अभी G20 के शेरपा भी थे। ओके, और उन्होंने किताब भी लिखी है G20 के ऊपर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको करा चुका हूं, प्लीज उसको भी करिए। ठीक है, देखिए एक बार अब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ब्रिक्स प्लस में कौन कौन से स्टेट आते हैं। अर्जेंटीना जिनको ऑलरेडी ऑफर किया गया था, देखिए इंडोनेशिया भी यहाँ से हट चुका है, इंडोनेशिया ऊपर जा चुका है, मतलब मेंबर बन चुका है पूरी तरह से। कजाकिस्तान, नाइजीरिया भी रिसेंटली मेंबर बनाए गए, टर्की, बांग्लादेश। ओके, चलिए ये थी इंफॉर्मेशन। जरा इसके ऊपर अगर आप खुद से रिसर्च करना चाहेंगे अगर इतना भी मोर देन एनफ है। सच बताओ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मोर देन एनफ है। एसएसबी के हिसाब से तो और रिसर्च इसके ऊपर जरूर कर सकते हैं। देखिए यही फायदा होता है जब एसएसबी आती है ना आपकी, तो अब ये सब चीजें इंटरनेशनल अफेयर आप इतना पढ़ते हैं कि आपको बहुत सारे करंट अफेयर तो इंटरनेशनल और ट्रिवियल मैटर्स भी बहुत सारे आपको ना लोकेशंस एंड ऑल ऐसे दिमाग में रहते हैं, क्योंकि एसएसबी इन सब चीजों को ऑफकोर्स कंप्राइज कर ही लेती है, क्योंकि जीडी में आपको बोलना है तो अब पढ़ते हैं इतना। चलिए अब यहाँ पे यूए डिक्लेयर एज ईयर ऑफ कम्युनिटी। देखिए 2025 में उन्होंने अपने साल को बोला है कि ईयर ऑफ कम्युनिटी, एक तरह से अपना फोकस करेंगे कोहेसिव डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, अपनी विद इन द कंट्री है उनका। ठीक है, तो उसका स्लोगन है हैंड इन हैंड। बस हमें इतना ही पता होना चाहिए और हमें इसके ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उनके प्रेसिडेंट ने शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान, ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है बाय द वे, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि उन्होंने ईयर ऑफ कम्युनिटी अपनी कंट्री के लिए डिक्लेयर किया है, जैसे हमारी कंट्री के डिफेंस ने डिक्लेयर किया ईयर ऑफ रिफॉर्म। ठीक है, चलिए इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मतलब सच में तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी भी मेरे को लगती है और है वैसे। प्रबोनो सुविंतो जिन्होंने इंडिया को विजिट किया था और इन हमारे चीफ गेस्ट भी रहे थे 26 जनवरी पे 76 रिपब्लिक डे पे, तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारी चीजें हमने साइन की इनके साथ, हेल्थ कॉपरेशन, डिजिटल डेवलपमेंट, मेरीटाइम सिक्योरिटी जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है हमारा। आपको पता ही है कि इंडोनेशिया का काफी एक डिस्प्यूटेड एरिया है साउथ चाइना सी में, जिसके ऊपर चाइना क्लेम करता है, तो उसके लिए डेफिनेटली दे वांट इंडिया सपोर्ट। ठीक है, चलिए और आप प्लीज ये फाइंड करिए कि कौन सा आइलैंड है जो डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड आइलैंड आप बोल सकते हैं इन द साउथ चाइना सी, जो कि इंडोनेशिया और इसके बीच है। चलो बता ही देता हूं, छोड़ो क्यों, नतूना आइलैंड, नतूना आइलैंड। ठीक है, नतूना आइलैंड एक डिस्प्यूटेड एरिया है जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के, सॉरी इंडिया नहीं, इंडोनेशिया और चाइना के बीच में है इन द साउथ चाइना सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इंडिया ने देखिए केपटाउन कन्वेंशन रेटिफाई किया। देखिए आपसे ये पूछा जाएगा कि केपटाउन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ये एग्जाम में डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है कि भाई केपटाउन कन्वेंशन कौन से चीज से डील करता है। तो देखिए ये डील करता है हमारे बेसिकली जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी परचेजिंग से रिलेटेड है, और इस पे मूविंग ऑब्जेक्ट में सबसे बड़ी एक चीज आती है एयरक्राफ्ट, तो यहाँ पे फोकस उसी के ऊपर किया गया है। इट विल स्ट्रेंथन द इंडियाज एविएशन फ्रेमवर्क एंड अलाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आप परचेज करोगे, लीज लिया जाएगा, और उसकी वजह से जो भी कंपनसेशन कभी दिए जाते हैं, जो उसके साथ बहुत सारे जो ट्रेडर्स इन्वॉल्व हैं, लॉजिस्टिक इन्वॉल्व है, उसके ऊपर एक प्रॉपर रेगुलेशन से काम किया जाएगा। तो इसलिए वैसे इंडिया ने इसको 2008 में इसको एज अ मेंबर बन गया था, लेकिन उसको साइन नहीं किया था, उसने सिग्नेटरी नहीं था, जैसे बोलते हैं ना पार्टनर मेंबर, तो उसी तरह पार्टनर मेंबर होना था, सिग्नेटरी नहीं बना था, तो अब इंडिया ने उसका सिग्नेटरी बन चुका है केपटाउन कन्वेंशन का। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है कि केपटाउन कन्वेंशन किससे डील करता है। इट्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंसिंग एंड लीजिंग
द हाई वैल्यू मोबाइल एसेट मतलब जो मूविंग एसेट्स होते हैं, लाइक एयरक्राफ्ट इंजन्स एंड ऑल। ठीक है, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दैट कैन बी आस्क्ड। और ऊपर के जो क्वेश्चन थे उसमें ये पूछे जा सकते हैं। चलो क्वेश्चन बताता हूं। पहला जो हमने पढ़ा था, कौन सी कंट्री पार्टनर स्टेट बनी है, आपको बताता हूं मैं। ये आपको जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स का पार्टनर स्टेट कौन बना है। अब ऑप्शन में आ जाएगा इंडोनेशिया, तो आपको बोलेगा हाँ इंडोनेशिया तो बना ही है, इंडोनेशिया मेंबर बना है। पार्टनर स्टेट यहाँ पे ये बना है, नाइजीरिया बना है। नाइजीरिया और नाइजर में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए दिमाग में रखिए बातें, नाइजर अलग है, नाइजीरिया अलग है। ठीक है, इसलिए बताना चाहता हूं ये सब चीजें। चलिए अगला है भाई, इन्होंने बाल्टिक सेंट्री एक मिशन चालू किया। देखिए सेंट्री का मतलब होता है उस एरिया में काफी ज्यादा मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर काम करेंगे, बाल्टिक जो रीजन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बाल्टिक कंट्री कौन कौन सी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेंट्री का देखिए, अब सेंट्री या सेंट्री जो फौज में है उनसे पता होगा कि वो हिंदी में उसको संतरी बोलते हैं। ठीक है, और सेंट्री का ही पार्ट है। संतरी का काम क्या होता है, जो चौकसी करता है। जो आपको अगर फौज के एरिया के आसपास रहते हैं तो जो लोग क्वार्टर गार्ड पे खड़े रहते हैं या फिर जो लोग ड्यूटी देते हैं खड़े होके पोस्ट पे, उनको संतरी कहते हैं। ओके, तो उसका मतलब ये होता है जो चौकसी करता है, जो विजिलेंट रहता है। तो बाल्टिक सेंट्री में क्या होगा कि उस एरिया में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काम किया जाएगा, सर्विलेंस बढ़ाया जाएगा बाल्टिक सी में। और बाल्टिक कंट्री कौन सी है, दैट्स अगेन अ ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन, दैट इज अ मिसलीनियस इन्फॉर्मेशन। वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये एफकेट में पूछ लिया जाता है और भरोसा नहीं, यहाँ पे ही पूछ सकते हैं। 4 कंट्री का नाम देंगे और बताएंगे कौन सी इसमें से बाल्टिक कंट्री नहीं है। चलिए आपको बता देता हूं बाल्टिक कंट्री कौन सी है भैया। एक है पहला एस्टोनिया। एस्टोनिया की कैपिटल है तालिन, हाँ तालिन। ठीक है, दूसरा है लातविया की कैपिटल है रीगा। ठीक है, और तीसरा है लुथेनिया। ठीक है, और इसकी कैपिटल है विल्नस, VILNIUS। ठीक है, विल्नस। स्पेस स्पेलिंग लिख लीजिए LATHUNANI है, लिथुआनिया। ठीक है, इसकी कैपिटल है विल्नस। अब देखिए तीनों कंट्री हैं वो बाल्टिक सी से अटैच हैं, बाल्टिक सी का बॉर्डर इनको शेयर करता है, इसलिए ये आपको पता है, इसलिए इनको बाल्टिक कंट्री बोलते हैं। अब ये 3 ऑप्शन में देंगे और एक और ऑप्शन में जो 4th देंगे वो नॉर्वे दे सकते हैं। अब बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सा भाई बाल्टिक कंट्री नहीं है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा स्कैंडिनेवियन कंट्री है, तो आप दिमाग चकरा जाएगा आपका। स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन सी है, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ। ग्रीनलैंड भी काफी न्यूज में है, प्लीज दिमाग में रखिए। ग्रीनलैंड इस टाइम बहुत न्यूज में चला है और आपको पूछा जा सकता है, बिकॉज जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं ग्रीनलैंड, पनामा आइलैंड नहीं, पनामा चैनल, ओके, तो पनामा कैनाल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। ये आपको एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो हाइप रहती है चीजें उसको ऊपर 1-2 क्वेश्चन तो उठा के दे देते हैं। उन्होंने बोला था गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका करना चाहते हैं, तो ये न्यूज बन सकती है, न्यूज है वैसे। चलिए, तो बाल्टिक सेंट्री इन्होंने नाटो लॉन्च किया है, तो इसका पर्पज वही है, सर्विलेंस बढ़ाना है उस एरिया में। और सही बताऊं तो उनका मॉनिटरशिप बेसिकली रशिया को ध्यान में रखते हुए, और बाल्टिक कंट्री को हमेशा से डर रहा है कि रशिया के ज्वाइनिंग कंट्रीज हैं वो सारी की सारी, इसीलिए। और पहले तो यूएसएसआर का पार्ट थी बाय द वे, यूएसएसआर से अलग हुई हो तीनों कंट्रीज। ठीक है, चलिए और कुछ बताऊं यहाँ पे। और हाँ, स्कैंडिनेवियन कंट्री प्लीज लिख लो कौन कौन सी है, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और ग्रीनलैंड और फेरो आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेनमार्क। चलिए, इंडिया एंड स्पेन टू सेलिब्रेट 2026 ड्यूअल ईयर। देखिए पर्पज ये है यहाँ पे कल्चर, टूरिज्म और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है लोग। सो पर्पज वही है, कल्चर, टूरिज्म एंड एडवांसमेंट इन द इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI या IT फील्ड में। तो इनका पर्पज वही है, इस फील्ड में ये लोग कोलैबोरेशन करना चाहते हैं और इसको इंप्रूव करना चाहते हैं। इसी को उन्होंने दिया ड्यूअल ईयर, मतलब ये सब 3-4 एक्सपेक्ट के ऊपर प्रमोट करेंगे और दोनों की जो फ्रेंडशिप है उसको इंप्रूव किया जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ड्यूअल ईयर का जो कंसेप्ट है वो हमने कौन सी कंट्री के साथ एक तरह से प्रमोट करने की बात की है। जैसे ईयर ऑफ कम्युनिटी हमने बोला भाई UAE ने अपनी कंट्री के अंदर लॉन्च किया है, उस तरह से ये भी है। तो पर्पस ये ड्यूअल ईयर में आपको दिया जा सकता है क्या क्या चीज आती है। तो 3 चीजों का यहाँ पे फोकस है वैसे, टूरिज्म, एडवांसमेंट इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टूरिज्म कल्चर, आप साथ में ले सकते हैं उसको। तो कल्चर को प्रमोट करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूरा फोकस है। ठीक है, चलिए और कुछ नहीं। जाफना कल्चरल सेंटर नेम एज अ तिरुवलार कल्चरल सेंटर। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तिरुवलार के बारे में आप पढ़े, क्योंकि तिरुवलार कौन थे, संगम के एक पोएट थे। अब संगम लिटरेचर के ऊपर आप पढ़ सकते हैं कि इटू काकाई क्या है,
ओके, काफी खतरनाक नेम है वहां के, लेकिन आप पढ़िए कौन सा भाई उसके पोएम है, कौन से वो है, ये है एक पोएम है और एक पूरा ऐसे से वर्ज इसमें लिखा हुआ है, एक कहानी के फॉर्म में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो आप वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। एग्जैक्टली अब मेरे दिमाग में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्या है, बट एग्जाम में पूछी जाती हूँ। ठीक है, चलिए ये तो इतना ही है। वैसे अगेन वही है पर्पस, वही एक तरह से कि कल्चरल कॉपरेशन हमारा बढ़ेगा, श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, यही पर्पस होते हैं इन सब चीजों का, और क्या होता है। बिकॉज आप खुद समझिए कि तमिलनाडु के बहुत सारे लोग श्रीलंका के साथ काफी अच्छे रिलेशन रखते हैं, और श्रीलंका आप खुद देखिए ना, श्रीलंकन लोग काफी कुछ कनेक्टेड हैं हमसे ही, और काफी ट्रेडिशनल हमारे कनेक्ट हैं, कल्चरल कनेक्ट है उनके साथ, और बहुत पुराने कनेक्ट है, कोई नए कनेक्ट नहीं है। तो दैट्स वाई ये सब चीजें एक अच्छा वो करती हैं, एक अच्छा मैसेज भेजती हैं। चलिए, चाइना ने भाई वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल कंप्लीट किया, इसका नाम बस आपको पता होना चाहिए, तियानशन सिंगेली टनल। भाई जो रास्ता 2 घंटे में कवर होता था 20 मिनट में कवर हो जाएगा, सिर्फ नाम पता होना चाहिए, तियानशन सिंगेली टनल। अपने को उधर जाने का है ना, अपने को पता होना चाहिए ज्यादा उसके बारे में कि कौन से क्या क्या चीजों को कनेक्ट करता है, जिंगजैंग है, रूली, अपने को नहीं पता होना चाहिए, अपने को सिर्फ नाम पता होना चाहिए, तियानशन सिंगेली टनल, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे टनल चाइना ने कंप्लीट किया है। एक तरह से इट्स गिव एग्जांपल कि भाई इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब चाइना ऑफ कोर्स काम करता है, बस एक एग्जांपल दे रहा और कुछ नहीं। चलिए, नाम पता है, मोर देन इनफ है। अब जरा स्पोर्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। वेस्ट बंगाल ने भाई संतोष ट्रॉफी टाइटल जीता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई कि किसको हराया है, पहली बात, और संतोष ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है। ये तो देखिए आपके जो छोटे मोटे दरोगा के पेपर, एसएससी जीडी के पेपर में आते हैं, मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी इस लेवल का क्वेश्चन देगी, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा नहीं है आजकल, जब से सीडीएस का लेवल डाउन हुआ है, मैं सच बता रहा हूँ 2020 से जो सीडीएस का पेपर डाउन हुआ है, क्योंकि जब बिना ऐसे मुंह उठाए सुबह मुंह धो के ऐसे में चला गया था पेपर देने के लिए, और पेपर क्लियर हो गया, तो देन आई रियलाइज कि पेपर का लेवल अब डाउन हो चुका। ऑल्दो अलग बात है कि मेरे जस्ट मार्क्स से पास हुआ था मैं, लेकिन देन टू मैं समझ सकता हूं। तो ये आजकल क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं, पूछे जा सकते हैं। आप लोग देखते हो ना आजकल मेरिट इतनी हाई जाती है, रीजन उसके पीछे वो भी है कि पेपर का लेवल काफी डाउन हो चुका है, बहुत ही चिंदी लेवल का पेपर आता है। तो जो लोग बोलते हैं ना हमारे सोर्स से आता, हमारे सोर्स से आता, तुम्हारे सोर्स से नहीं आता। सोर्स इतने ओपन हो चुके हैं कि हर एक सोर्स से आता है वो। ठीक है, मैं कल के दिन बोलो मैंने पढ़ा है, अरे मतलब ही नहीं वो बोलने का, बिकॉज इतने ओपन सोर्स है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ वो अपने चैनल का प्रमोशन होता है कि मेरे यहाँ से आया, और कुछ नहीं। चलिए, अब यहाँ पे 33rd संतोष ट्रॉफी चैंपियनशिप स्टार्ट, मतलब जो वेस्ट बंगाल ने जीती है, केरला को उन्होंने डिफीट किया है। और स्टेडियम का नाम तो देखिए बालगोई स्टेडियम, आप भले पढ़े तो पढ़े, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, और यहाँ वैसे हाईलाइट किया है, पढ़ लेना। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से एसोसिएटेड है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल चैंपियनशिप है। ठीक है, और विद इन द कंट्री है। चलिए, और इससे ज्यादा आपको पता नहीं हो, फुटबॉल टूर्नामेंट है। देखिए, स्टार्ट हुआ था 1941 में, और तो कुछ यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। खो खो वर्ल्ड कप, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई, क्योंकि खो खो वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई इंडिया में हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, और ये इसका क्या है, आप इसके भाई आप बोल सकते हैं इसको, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वैसे। अब इसका भी नाम आपको पता होना चाहिए कि भाई खो खो मतलब क्या बोलते हैं, मस्केट क्या है, मस्केट उसके क्या है। चलिए, तो ये दोनों हैं, और इनके नाम क्या थे यार, तेजा एंड तारा, आई थिंक, हाँ तेजस एंड तारा, सॉरी तेजस एंड तारा इनके नाम दिए थे इन्होंने। चलिए, तेजस एंड तारा इनके नाम हैं, और मेन एंड वुमेन दोनों का हुआ था। मेन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था भाई, द ब्लू ट्रॉफी जो मेन से एसोसिएटेड थी, हाँ तारा एंड तेजस, बिल्कुल ओके, दिल्ली में हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, मैस्कॉट्स पूछे जाते हैं। तो भाई खो खो वर्ल्ड कप के तारा एंड तेजस थे, मैच द फॉलोइंग में कभी कभी आ जाता है, तो दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस एज अ इंपॉर्टेंट वन। और ब्लू ट्रॉफी यहाँ पे मेन चैंपियनशिप के लिए थी, ग्रीन ट्रॉफी यहाँ पे वुमेन चैंपियनशिप के लिए थी, और इंडिया ने नेपाल को डिफीट किया इन द फाइनल, मेंस के टीम ने। चलिए, विजय हजारे ट्रॉफी, अब एग्जाम में भी आता है कभी कभी, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है भाई, कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द क्रिकेट। ओके, और किसने जीता भाई, कर्नाटका ने जीता है। किसको हराया, विदर्भा को हराया है। और कितने रनों से, रनों तो छोड़ दीजिए, रनों ने पूछा था कि वडोदरा में मैच हुआ था बस, और 5th टाइम कर्नाटका ने इसको जीता है। अब बाकी तो आप डिटेल पढ़ लीजिए, मयंक अग्रवाल ने लेड किया था एंड ऑल, ये मतलब नहीं है उतना ज्यादा। कैप्टन का नाम मेरे को तो नहीं लगता उतना पूछना चाहिए, इस लेवल का तो पेपर नहीं है कि ये सब चीजें पूछी जाए, बहुत डिटेल हो जाता है, अननेसेसरी डिटेल हो जाती है कि कैप्टन का नाम, लेकिन भरोसा नहीं। एक बार इन्होंने ये पूछा था, आपको बताता हूँ मैं, आप चौंक जाएंगे। दो ईपीएफओ का पेपर था, उसके अंदर इन्होंने ये पूछा था कि जो रविचंद्र अश्विन का जो 400 विकेट है वो कौन सा है। अभी ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, तो बताइए, तो अब इस लेवल का क्वेश्चन तो उसी को पता होगा ना जो क्रिकेट देखता होगा, कि 400 विकेट आप पूछ रहे हैं। उस टाइम पे रविचंद्र अश्विन ने 2021 में आई थिंक 400 विकेट लिया था टेस्ट मैच में, तो वो पूछा था उन लोगों ने। तो दे आर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है,
तो फिर भी आप इसका पढ़ सकते हैं। मयंक अग्रवाल इसके वो थे और कैप्टन थे। खेलो इंडिया विंटर्स गेम, पहला खेलो इंडिया विंटर गेम हुआ था लद्दाख में। अब इस बार का जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की अगेन बात हो रही है, अगेन लद्दाख में 5th एडिशन हेल्ड किया जाएगा और JNK लद्दाख में किया जाएगा। ओके, और फर्स्ट एडिशन हुआ था हमारा विंटर गेम्स का गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी लद्दाख नहीं, गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर। इस बार का लद्दाख में और JNK में दोनों जगह पे होस्ट किया जाएगा। ठीक है, कौन होस्ट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड द स्पोर्ट्स। चलिए, ICC अवार्ड्स इंपॉर्टेंट देखिए, ICC मंथली अवार्ड्स पे प्लीज मत फोकस करिए। मंथली अवार्ड हर बार चेंज होते हैं, मंथली अवार्ड लोग पूछते नहीं। एनुअली अवार्ड लोग पूछते हैं कभी कभी कि भाई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन था, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन था, सर गैरीफोल्ड सॉवर ट्रॉफी जो मिलती है वो दैट इज कॉल्ड एज अ क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वो कंबाइन होती है एक तरह से, वो किसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछा था। मंथली प्लीज मत पढ़ना, क्योंकि ICC ने मंथली देना भी चालू किया था, क्योंकि अब मंथली लोग रटते थे। मंथली उन्होंने आज तक कभी नहीं पूछा, आज तक नहीं पूछा, क्योंकि हर बार मंथली चेंज हो रहा है, कितना मंथली पूछेंगे वो लोग। तो इस बार ऐसे तीनों हमारे इंडियन लोग हैं। चलिए, जो हमारे मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हमारे असरदीप भाई हैं, आपको पता है वो पंजाबी अपने बंदे। जसप्रीत बुमराह अपने सीधा गैरीफील्ड सॉवर्ड अवार्ड उनको मिला हुआ है, और इससे पहले 5th इंडियन बने हैं। इससे पहले हमारे राहुल द्रविड़ जी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और आई थिंक रविचंद्र अश्विन, हाँ। और हमारे रोहित शर्मा जी को बनाया गया ICC T20 टीम ऑफ द क्रिकेट, सॉरी कैप्टन ऑफ द T20 टीम। अब सोच सकते हैं क्यों, बिकॉज हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था 2024 का, इसीलिए। अभी नाम थोड़े खतरनाक है क्योंकि दोनों को ज्वाइंट मिला हुआ है, मैग्नस कार्लसन और यान नेपोमिनियाची। ठीक है, मेरे को तो ऐसे क्योंकि प्रोनाउंसिएशन काफी खराब है, रशियन नेम है भाई, रशियन नेम पढ़े नहीं जाते हैं। ओके, तो मैग्नस कार्लसन वैसे नॉर्वे के हैं और यान नेपोमिनियाची जो हैं हमारे वो हैं रशिया के हैं। अगर आपको पढ़ने आ रहा होगा तो प्लीज आप जरा इसको वॉइस नोट भेज सकते हैं टेलीग्राम पे, चलेगा मुझे, मैं सीखूंगा कि इसको पढ़ते कैसे हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन वगैरह खराब होगा तो प्लीज सुधारिएगा, मेरे लिए हेल्प करिए। ओके, तो इसमें भाई इसने मैग्नस कार्लसन ने बोला कि क्या तुम्हारा मतलब रूल्स थोड़े खराब है, बिकॉज 3 बार इनका हुआ भाई, टाई हो गया बार बार जाके, तो कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, तो दोनों का फिर ज्वाइंट दे दिया, तो इसीलिए फिर। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक की फैक्ट अगेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कांडला पोर्ट के बारे में आपको बताता हूँ, जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो भाई कांडला पोर्ट से हमने इसको शुरुआत की थी। कांडला पोर्ट का नाम है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। और कांडला पोर्ट भाई हमने क्यों बनाया था, बिकॉज हमारे पास पहले कराची पोर्ट था, कराची पोर्ट जब पाकिस्तान के पास चला गया तो पूरा का पूरा बर्डन मुंबई पोर्ट पे शिफ्ट हो गया था, तो इसलिए फिर कांडला पोर्ट बनाने की जरूरत पड़ी कि मुंबई पोर्ट का बर्डन थोड़ा कम कर दिया जाए। और आपको पता है एक और है मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट एक तरह से वो अपना प्राइवेट पोर्ट है, आप ये बोल सकते हैं अदानी के अंडर है, और इसी का ही कांडला पोर्ट का एक वो है सिस्टर पोर्ट बोल सकते हैं, फिर उसका आउटपोर्ट बोल सकते हैं, उसके ऊपर जो बर्डन कम करने के लिए उसकी बनाया गया है कांडला पोर्ट का। वो भी क्या नाम है यार, वी से नाम है, 2 मिनट रुकिए, क्या है, वेडिनार पोर्ट, करेक्ट, वेडिनार पोर्ट, वेडिनार पोर्ट है। ठीक है, अब एक और बात जो कांडला पोर्ट से डील पूछा जाता है काफी ज्यादा कि इसका नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट इसको बोलते हैं, रिनेम किया गया था इसका नाम। और देखिए एक गल्फ ऑफ कच्छ में आता है, गल्फ ऑफ कच्छ कांडला क्रीक के पास में है भाई। ठीक है, और गल्फ ऑफ खंबत में नहीं आता, एक और बात। चलिए, और ज्यादा करके पेट्रोकेमिकल यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, आपको पता होगा कि जामनगर रिफाइनरी पास में ही है, यहाँ तक कि वडिनार रिफाइनरी भी काफी पास में है, इसीलिए काफी ज्यादा ऑयल रिफाइनरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी आसपास, जो कि यहाँ से पेट्रोकेमिकल मेनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी थी, देखिए कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इवन एशिया का स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो पहला बना था वो बना था यहीं पे 1965 में। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारा कहाँ पे बना था, कौन से पोर्ट पे बना था, दैट वाज अ कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन 1965 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ, ये मिसलेनियस जो पार्ट है उसका एक तरह से। ठीक है, अब देखिए एक न्यूज काफी इंपॉर्टेंट चल रही थी गल्फ ऑफ मैक्सिको की। गल्फ ऑफ मैक्सिको को कौन बोल रहा है भाई, नाम चेंज किया जाएगा उसका, हमारे डोनाल्ड ट्रम्प ने इसका नाम बोला है, क्या बोला है, गल्फ ऑफ अमेरिका करने के लिए। अब पता होना चाहिए गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पे, तो देखिए भाई कौन से 3 कंट्रीज को बॉर्डर करती है, जरा नाम देख लीजिए इसका। ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे, और ये मैक्सिको खुद अपने आप में है, ऊपर से यहाँ पे अमेरिका है, और यहाँ पे इसको क्यूबा है। क्यूबा की कैपिटल हवाना है, मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है। अब गुटमाला की कैपिटल, गुटमाला यहाँ पे अटैच नहीं है इसको, गुटमाला की कैपिटल वैसे गुटमाला सिटी है वैसे, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे किसको किसको कनेक्ट करता है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है यहाँ पे, जो कि अटलांटिक ओशन यहाँ पे है, तो अटलांटिक ओशन से इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे, चलिए नहीं,
कैरेबियन सी से अब यूकान चैनल कनेक्ट करता है और बहुत सारी यहाँ पे मिसिसिपी रिवर, रियो ग्रैंड यहाँ पे आके इधर से ऊपर से देखिए मिसिसिपी आके यहाँ पे और इसमें ड्रेन करती है। तो इन्होंने बोला है भाई कि भाई गल्फ ऑफ मैक्सिको क्यों रखा है, इसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका करो। तो ये अपना प्रपोजल दिया हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जी ने, होपफुली इसको कर भी देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, किसके पास है? यूएस, मैक्सिको एंड क्यूबा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कनाडा के पास तो नहीं है। देखिए कनाडा के पास की कोई कनेक्शन नहीं, इसका कनाडा को टच भी नहीं होता है, तो कनाडा की बात भी नहीं आएगी। यूएस, मैक्सिको एंड क्यूबा इसकी ओनरशिप, शेयर्ड ओनरशिप है यहाँ पे, काफी कुछ रिच है अपने आप में। अब अगला भाई जेड मॉर्फ टनल, काफी ज्यादा न्यूज बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने खुद मोदी जी गए थे उसको इनॉग्रेट करने के लिए, और जहां पे मोदी जी पहुंच जाए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है वो। तो जेट मॉर्फ टनल जो है हमारा सुमानगढ़ एरिया और जम्मू एंड कश्मीर एरिया को श्रीनगर को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। ये आपको यही एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। किसने उसको स्टार्ट किया था? अपने बीआरओ ने उसको स्टार्ट किया था। बीआरओ आपको पता है खुद अपने आप में स्टेट ओन्ड है। ओके, अब ये जो कंपनी है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इट इज अ स्टेट ओन कंपनी है। आप ये पता करिए कि नवरत्ना है, मणिरत्ना है, महारत्ना तो नहीं है। महारत्ना का आपको कल ही मैंने बता दिया था, कल या परसों मैंने उसकी लिस्ट बता दी थी, तो महारत्ना तो नहीं है। चलिए, तो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने बाद में इसको कंप्लीट किया है काम। ओके, चलिए, श्रीनगर एंड सोमान मार्ग को इसको कनेक्ट किया थ्रू द ले। चलिए, क्रिच स्ट्रेट काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे भाई, यहाँ पे ऑयल स्पिल हो गया था। अब क्रिच स्ट्रेट क्या है भाई? सी ऑफ एजॉब और ब्लैक सी को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये वाला पार्ट है। अब करता क्या है ये? अभी यहाँ पे भाई अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है भाई रशिया के लिए क्रीमिया वाला एरिया। देखिए, क्रीमिया अगर उन्होंने वैसे भी 2014 में क्रीमिया को हथियाया हुआ है यूक्रेन से, अगर वो क्रीमिया उनके पास नहीं होता तो उनको बहुत मुश्किल हो जाती है सीधा मतलब सी से कनेक्ट करना, बहुत, बिकॉज उन्हें सिर्फ पैसेजेस से आना पड़ता है। क्रीमिया के थ्रू एटलीस्ट उन्हें थोड़ा ज़्यादा एक्सेस मिल जाता है, ब्लैक सी का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है, अदरवाइज उन्हें अगेन यही सी ऑफ एजॉब के थ्रू आना पड़ता। तो यहाँ पे क्रिच स्ट्रेट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्रिच स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है भाई? तो ये कनेक्ट करता है सी ऑफ एजॉब को और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये एग्जाम में इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो रशिया ने भाई इसके लिए इमरजेंसी टास्क फोर्स बनाई है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसको कनेक्ट करता है। तो सी ऑफ एजॉब को और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है, ये आपका मैपिंग का भी पार्ट हो जाता है। चलिए, क्योंकि ये रशिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, याला ग्लेशियर तो उतना इंपॉर्टेंट वैसे मेरे को नहीं लगता है, बट चलिए, ओके। अब यहाँ पे याला ग्लेशियर एक बार पढ़ लीजिएगा, बिकॉज काफी ज्यादा भाई क्लाइमेट चेंज के इशू आए हैं और उसमें जो ग्लेशियर की जो है साइज काफी ज्यादा कम हुई है, तो इसलिए एग्जाम में आ सकता है कि याला ग्लेशियर किसका पार्ट है। तो हिमालय का पार्ट है और इस टाइम पे उसकी लोकेशन नेपाल में है। चलिए, फिडेल्फी कॉरिडोर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन एग्जाम, क्योंकि हमारे ने इजराइल के जो पीएम है नेतन्याहू जी, इसको चाहते थे पूरी तरह से कंट्रोल करना। और आपने एक न्यूज सुना होगा रफा, ठीक है, वॉइस फॉर द रफा, एक काफी जून जुलाई में काफी न्यूज चल रही थी, काफी पोस्टर आपको देखने को मिला होगा, वॉइस फॉर द रफा। तो ये भाई इसी के पास है, गाजा को कनेक्ट करता है, गाजा पट्टी को कनेक्ट करता है फिडेल्फी कॉरिडोर। चलिए, अभी एग्जाम में देखिए ये वाला पार्ट है, तो इस पर समझते हैं। ये वाला पार्ट है जो पतला सा आप देख रहे हैं ना, ये गाजा कॉरिडोर को कनेक्ट करता है। ये फिडेल्फी इजिप्ट इस टाइम पे, वैसे इजिप्ट के कंट्रोल में, वैसे इस टाइम पे तो इजराइल का होता कि हम इसको कनेक्ट इसको कंट्रोल करेंगे। और 1979 में जो ट्रीटी साइन हुई थी, तो इसमें ये था कि भाई इजिप्ट के हाथ में दिया हुआ था और पर्पस वही था कि यहाँ पे हम कोई भी आर्मी बेस वो सब नहीं बनाएंगे, इसको सिंपली पैसेज के लिए ट्रीट किया जाएगा। लेकिन बाद में भाई ये हमास के अंडर आ गया था और वही इशू आपको पता ही उस एरिया का, तो दैट्स वाई इजराइल का कंसर्न था कि इसको हम पूरी तरह सब वो करेंगे, कैप्चर करेंगे। चलिए, ये रफा क्रॉसिंग एग्जाम में ये पूछा जाता है। अभी अंजी खंड ब्रिज भाई फर्स्ट केबल रेल ब्रिज है हमारा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है किसको एरिया को कनेक्ट करता है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो अंजी खंड ब्रिज। चलिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन के बिना आगे बढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द ईयर ऑफ कम्युनिटी इनिशिएटेड फॉर द 2000? अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द थीम ऑफ द यूएस ईयर ऑफ कम्युनिटी, बिल्कुल फिर मतलब ही कह रहा है उसका, तो क्वेश्चन में आ गया। चलिए, हु विल ओवरसी द इम्प्लीमेंट ऑफ द यूएई ईयर ऑफ कम्युनिटी, कौन करेगा भाई? यूएई मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। सिंपल सी बात है, बस आपको इतना पता चाहिए ईयर ऑफ कम्युनिटी उन्होंने बोला है। हाउ मेनी एमयू हैव बीन साइन, टोटल 8 एमयू हमारे हुए हैं उनके साथ साइन। विच सेक्टर इज अ की फोकस, मैरीटाइम सिक्योरिटी का बहुत बड़ा फोकस है, आपको बताया मैंने, जो कि आइलैंड है। ठीक है, नतूना आइलैंड,
इसको अलग से दिमाग में रखिए, नतूना आइलैंड। ओके, साउथ चाइना सी का पार्ट है। साउथ चाइना सी के और भी आइलैंड के नाम याद रखिए, बिकॉज साउथ चाइना सी के जितने भी डिस्प्यूटेड आइलैंड है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पार्सल आइलैंड है, स्कार्ब्रो आइलैंड है। ओके, चलिए। What is the primary objective of the protection and the enforcement of the interest of the aircraft objection bill 2024? इसका क्या पर्पस है भाई? अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन ने उल्टा कर दिया। टू इम्प्लीमेंट द केप टाउन कन्वेंशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, अगला, इन विच इंडिया साइन द केप टाउन कन्वेंशन। 2008 में हमने सिग्नेटरी तो साइन तो हमने कर लिया था, लेकिन हम फुल टाइम मेंबर नहीं बने थे, हमने इसको रेटिफाई नहीं किया था, हमने अपने यहाँ पे इस बार हमने रेटिफाई भी कर दिया। बोले चलिए। नाटो बाल्टिक सेंट्री हमने कहाँ पे भाई किया है? हम क्या पर्पस है? सर्विलेंस बढ़ाएंगे हम लोग बाल्टिक रीजन में। चलिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड नाटो इंक्रीज सर्विलेंस? बिल्कुल रशिया का टेंशन है, और क्या है। ठीक है, अच्छा, वही अंडर सी केबल एंड रशिया का टेंशन उसके साथ ही है वैसे, बट चलिए यहाँ पे एक्यूरेट पे जाते हैं। व्हाट विल इंडिया एंड स्पेन जॉइंटली सेलिब्रेटेड एज अ, कौन सा हमारा? डुअल ईयर फोकसिंग ऑन द कल्चर, टूरिज्म एंड एआई। चलिए, विच कल्चरल सेंटर इन जाफना वाज रीनेम्ड द तिरुवलार कल्चरल सेंटर? चलिए, क्या नाम है भाई? जाफना कल्चरल सेंटर। इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट उतने भी है नहीं है, बस ये कि हम एक बार अटेम्प्ट करते हैं उसको। इन विच कंट्री इज द तिनशान शेंगेली टनल? कौन सी कंट्री में? डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी अच्छा लगा मुझे। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नाम से अच्छा लगता है वैसे, क्योंकि इन्होंने नाम अभी तो वो सिंपल है। वो मान लो एग्जाम में कैसे देंगे, वियतनाम देंगे, कंबोडिया देंगे, ठीक है, लाओस देंगे, और फिर बोलेंगे चलो चाइना। वो ये 20 मिनट में कवर हो जाएगा। अब इसको, ये तो क्वेश्चन सब हर एक चीज पे बनाए। कांडला पोर्ट का ऑफिशियल नेम क्या है? दीनदयाल पोर्ट है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट है। इन स्टेट कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट कहाँ है? गुजरात में है। इसका एक जो छोटा पोर्ट है भाई, जो उसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है एज अ कंटेनर पोर्ट, एज अ, तो उसका नाम है वेडिनार पोर्ट। विच 3 कंट्रीज शेयर्ड कंट्रोल विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको? कौन सी है? यूएस, कनाडा। देखिए, कनाडा नहीं है। यूएस, कुबा, कुबा तो है लेकिन वेनेजुएला नहीं है। वेनेजुएला के कौन से प्रेसिडेंट बने अभी? मदुरो। चलिए, ये पता भी होना चाहिए। तो यूएस, मैक्सिको एंड कुबा। क्या है भाई, क्या नाम प्रपोज किया इसका? गल्फ ऑफ मैक्सिको का गल्फ ऑफ अमेरिका। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जेड मॉर्फ टनल? क्या है भैया, क्या करेगा भाई? चाइना के साथ कनेक्ट करेगा? नहीं। इट प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू सोमनगर। इट इज द लॉन्गेस्ट अंडर वाटर टनल। इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट बुलेटिन प्रोजेक्ट। ये भाई क्या कर रहा है भाई? सोमान मार्ग को कनेक्ट कर रहा है भाई। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन, देखिए स्टार्ट किया था वैसे इसका बीआरओ ने। Why was Russia formed the emergency task force for the Kerch Strait? किसके लिए बनाया उन्होंने? ऑयल स्पिल उस एरिया में हो गया था। वैसे आपको बता दो क्रेच स्ट्रेट काफी इंपॉर्टेंट है, सी ऑफ एजोव एंड ब्लैक सी को कनेक्ट कर रहा है। चलिए, वही है, कनेक्ट सी ऑफ एजोव एंड ब्लैक सी। ये अलग ग्लेशियर लोकेटेड नेपाल में है, काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसकी काफी ज्यादा, बिकॉज एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की वजह से साइज काफी कम हो गई, इसीलिए। बाय विच डिकेड गैला ग्लेशियर प्रोजेक्टेड टू बी डिसेबल? 2040 तक बोला है, डिसअपियर हो जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम से ही पढ़ लो, ज्यादा इसमें दम नहीं है, लेकिन फिर भी आ गया तो। फिडेल्फी ऑर्डर क्या है, क्यों इंपॉर्टेंस है? इट वाज अ बफर जोन बिटवीन द इजराइल एंड इजिप्ट। इट कनेक्ट जॉर्डन एंड मेडिटेरियन सी, कोई मतलब नहीं है। इट इज अ कीप ऑयल पाइपलाइन रूट बिटवीन ईरान एंड सीरिया, नहीं। सऊदी अरेबिया एंड यमन, तो बिल्कुल ये है, क्योंकि इजराइल और इजिप्ट के बीच में उन्होंने साइन किया था कि भाई इसको हम पीसफुल, एक पार्ट ऑफ द पीसफुल एग्रीमेंट था, इजिप्ट के अंडर कंट्रोल था। ओके, लेकिन बाद में भाई हमास के अंडर आने की वजह से इजराइल का पर्पस ये था कि इसको हम पूरी तरह से कैप्चर करेंगे, इसलिए एक मैप हमें देखने को मिलता है और उस पर नेतन्याहू की फोटो साइड में लगी है कि वह कोशिश कर रहे हैं कि उसको अपने पास ले लिया जाए। ऐसी फोटो बहुत सारी वायरल हुई थी, और रफा कॉरिडोर पास में ही है उसके। अंडर विच ट्रीटी वाज द फिडेल्फी कॉरिडोर एस्टैब्लिश्ड? कौन सा भाई था? कैंप डेविड अकॉर्ड। हाँ भाई, कैंप डेविड अकॉर्ड था, आई थिंक वही था 1979 का, या फिर पीस ट्रीटी था, कौन सा देख लो एक बार। इजराइल इजिप्ट पीस ट्रीटी ऊपर पढ़ा था। व्हाट मेक द अनीजखंड ब्रिज एन एमर्जिंग इंजीनियरिंग मार्वल? केबल है ना, इसीलिए केबल स्ट्रेट रेल ब्रिज है। चलिए, तो इसके ऊपर क्वेश्चन जरा आप लोग पढ़िए, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सही बताऊं तो आपको ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए थे। और अब आगे करते हैं भाई काम जरा कुछ और चीजों पे, कुछ इंडाइसेस पढ़ते हैं। इंडेक्सेस, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स एक काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे इंडेक्सेस आपको दुनिया भर के इंडेक्सेस मिलेंगे, सच बता रहा हूँ, इतने इंडेक्सेस मत पढ़ना, मत रटना, इतने इंडेक्सेस पढ़ पढ़ के मर जाओगे, सच बता रहा हूं मैं। तो कुछ इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं, वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक, देखो यार सही बताओ, कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसकी वजह से एक एक लाइन रटते बैठे। प्लीज इस चीज को समझो। इट्स अ चेरी ऑन द केक बट नॉट द केक, बिकॉज आपके जो कोर सब्जेक्ट है दैट इज द केक। अगर वो आपके अच्छे नहीं है तो आप कहीं लिख लो, मेरी लाइन लिख लो आप, कि आप करंट अफेयर केवल होते पेपर नहीं निकाल सकते हो।
जब तक आपके कोर सब्जेक्ट अच्छे नहीं है। करंट अफेयर क्या है, करंट अफेयर आपको एक एक्स्ट्रा एज देते हैं कि हाँ, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ यार मेरे को इतना आता है, कोर सब्जेक्ट में मेरा अच्छा है, देन आई कैन क्लियर। कि कोर सब्जेक्ट में कहीं ऊपर नीचे आपका पेपर आ गया तो आपका करंट अफेयर डील कर लेगा। लेकिन लोगों को लगता है करंट अफेयर इज एवरीथिंग। ना भाई ना, प्लीज ना। तो यहां पे सब चीज रटने के लिए नहीं है। एक हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया होना चाहिए। जैसे जनवरी का मुझे 70 या 100 करंट अफेयर पता होना चाहिए, ठीक है, 100 मोर देन एनफ है। मैं हर एक थीम नहीं रट सकता, प्लीज। तो इस तरह से थोड़ा अपने आप को वो करना है। इसलिए मैं सारी चीजें यहाँ पे नहीं कराऊंगा, कुछ रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट है वही चीज बताऊंगा आपको मैं। भले ये हो सकता है कि दूसरे आपको जहां पे वीडियो देख रहे हो वहां पे बहुत सारी चीजें मिले, लेकिन प्लीज रिमेंबर दैट वो 1 मार्क्स आपको भले मिल जाएगा वहां पे कुछ ऊपर नीचे का, लेकिन उसकी वजह से आपका जो कोर सब्जेक्ट है उसके ऊपर से आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। मेरा बस ये बोलना है। चलिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स भाई हर साल रिलीज किया जाता है। इंडिया की रैंक इस टाइम 85th है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इंडिया की रैंक इस टाइम 85th है। और यहाँ पे ये सब आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है कि आप 57 डेस्टिनेशन तक मतलब वीजा फ्री जा सकते हैं। ये हमें लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे टॉप पे कौन है? सिंगापुर है। 195 डेस्टिनेशन बाय एक्सेस है वहां, उसको वीजा फ्री। और जापान को 193। तो जापान अपने को लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। अपने उसे पता होना चाहिए टॉप पे कौन है। सिंगापुर, हमारा रैंक 85 पे है। और बाकी ये सब बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है कि लास्ट में कौन आता। अपने को पता है लास्ट में यही सब रहेंगे, उसमें सोमालिया भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लास्ट का अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने सिर्फ पहला पता होना चाहिए। पहला सिंगापुर है और 85th पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है। अब ये पढ़िए, मोस्ट एक्सपेंसिव पासपोर्ट। अरे नहीं लर्न करना है यार, इतना कैसे मैं करूंगा, इतना क्यों करूं मैं? मैक्सिको तो अभी थोड़ी जाना है मेरे को, और जाऊंगा तो थोड़ी रैंकिंग थोड़ी देख के जाऊंगा मैं। चलिए, ज्यादा ही हो गया, बट ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, हमारे भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे टॉप पे अच्छी सिटी की बात हो रही है, क्लीनेस्ट सिटी की बात हो रही है। तिरुनेलवेली, नाहरलगुन और मंदिकेरी, ये नाम से पढ़ लीजिए। तमिलनाडु में है, नाहरगुन अरुणाचल प्रदेश में है और मंदिकरी कर्नाटक में। सिर्फ नाम पढ़ लीजिए, इसका एग्जाम में आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको सामने रिफ्लेक्ट हो जाएंगी चीजें। जस्ट हैव द पिक्टोग्राफिक मेमोरी। एक बार पेजेस पलटने की भी आदत डाल दीजिए, वो भी, उससे भी करंट अफेयर हो जाता है। मैंने तो वो भी किए हैं। अगला भाई सबसे पॉल्यूटेड दिल्ली, अपने दिल्ली, गाजियाबाद और बेनीहाट, जो कि अपने आप में मेघालय की है। चलिए, तो ये दिमाग में ये थोड़ा रखिएगा। और दिल्ली तो आपको याद रह ही जाएगा, दिल्ली को कौन से अलग से आपको पढ़ने की जरूरत है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं बोलना चाहूंगा। इंडियन साइट्स एज अ पार्ट ऑफ द 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट। ये इंपॉर्टेंट अपने आप में न्यूज है, बिकॉज इसको लिस्ट किया है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बोलूंगा कि हाँ, इस पे स्ट्रेस डालिए। ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। कौन सी 2 चीजें भाई? मूसी रिवर की हिस्टोरिक बिल्डिंग और भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम, ठीक है। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। और यहां पे आपको बाकी चीजें थोड़ा कम ध्यान दे तो ठीक है, इसके ऊपर आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। किसका भाई प्रोग्राम है? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड का प्रोग्राम है। और ऐसी 25 कल्चरल हेरिटेज साइट उन्होंने आइडेंटिफाई किए जो इस टाइम पे थ्रेट की कंडीशन में, जो बिल्कुल कगार पे वैसे हैं कि खत्म हो सकते हैं, उस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया। तो भाई इंडिया की 2 चीजें उन्होंने आइडेंटिफाई की है इस टाइम पे, मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स एंड भुज हिस्टोरिक वाटर रिवर सिस्टम। चलिए, अगला वर्ड। अभी देखिए, ये यहाँ पे रिपोर्ट में बताएंगे। देखिए, आपको कुछ बताता हूं चीजें, बच्चे कैसे पढ़ते हैं। बच्चे पढ़ेंगे 5% एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट। नहीं पढ़ना, नहीं याद रखना मुझे। आपको क्यों दिया मैंने मालूम है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक की जो रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है? तो पब्लिश करता है ILO। अब कैसे दिमाग में रखेंगे? देखिए, ILO किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, लेबर की है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में है। तो लेबर क्या करता है? मतलब लेबर कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात होगी उससे। तो यहाँ पे वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट और उसकी सोशल कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए कौन ध्यान देगा? अगेन ILO ही देखेगा लेबर की। और लेबर की एम्प्लॉयमेंट की बात कौन करेगा? ILO करेगा। तो ऐसे दिमाग में रखिए कि एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक जो किसी एम्प्लॉय की है, सॉरी वर्कर की है, वो कौन देख रहा है? ILO देख रहा है। तो उसकी रिपोर्ट कौन पब्लिश करेगा? ILO पब्लिश करेगा। और ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। चलिए, ये बाकी ये साइड गया है, ये साइड गया। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता उसको कि 5% होगा कि 10% होगा। अरे नहीं, मतलब है सिर्फ रिपोर्ट किसने दी है, बस, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए, IMD की रिपोर्ट, ये तो आपको पता होगा कि 2000 अभी जो ये अपना 25 का जो भी आया है, क्या बोलते हैं अपना यार, जनवरी मंथ आई थिंक, काफी ज्यादा हो रहा है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है। हॉटेस्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड 2024 से 2026, यहाँ तक कि जनवरी को भी उन्होंने बोला है। और 2024 को उन्होंने बोला है कि काफी हॉटेस्ट रहा है। और 2016 को उन्होंने वो किया है, मतलब पास कर दिया है। चलिए, और यहां तक कि उन्होंने भी बोला है कि अभी जो 25 का जो जनवरी किया है ना, वो भी काफी हॉटेस्ट मंथ रहा है अभी तक का। चलिए,
अब देखिए यहां पे अगेन एक रिपोर्ट आती है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर का, ऐसे हेडक्वार्टर्स ऐसे ही पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते कि हेडक्वार्टर का अलग से लिस्ट बनाओ, नहीं, मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ। ILO का हेडक्वार्टर हो गया, अब यहाँ पे WEF का हेडक्वार्टर बता देता हूँ। चलिए अच्छा, आप बता दो आपको, कोल्गनी स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए अब क्या भाई उन्होंने बोला है, मेरे को मतलब नहीं है कितने रिस्क तुम बता रहे हो, तुम देखो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन देता है, WEF देता है, बस इतना पता होना चाहिए। मैं बोलूं एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक कौन देता है, ILO देता है। किससे रिलेटेड है, अपने वर्कर से रिलेटेड। चलिए वही वर्क फोर्स एंड एवरीथिंग, उससे से बात करते हैं, वो सब देखेंगे। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट WEF देता है। आगे बढ़ते हैं, वुमेन हेल्थ गैप रिपोर्ट कौन देता है भैया, WEF देता है। कहाँ हेडक्वार्टर है, कोल्गनी स्विट्जरलैंड। चलिए बस इतना पता होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। वो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये सिप्री देता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार, ये तो बहुत बार पूछते हो लोग कि भाई इसमें बताओ इस बार क्यों न्यूज में रहा, मालूम है पाकिस्तान की रैंक 12th है इसीलिए न्यूज में रहा है। पाकिस्तान की रैंक 12वीं गिर चुकी है, दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। सबसे ऊपर हम सबको जानते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रशिया, और हाँ चाइना सेकंड पे आ गया। प्लीज इसको, क्योंकि हमारी आदत है हम रशिया को सेकंड नंबर पे देखते थे, हमारी बचपन से आदत है, मेरी तो मतलब बचपन से आदत है। ये जो लिस्ट है ना, ये मैं तो बदलते हुए देखी नहीं कभी, हर साल ये देखता था, इंडिया टॉप पे, सॉरी इंडिया नहीं, USA टॉप पे, फिर आएगा अपने को रशिया, फिर चाइना, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, ऐसे देखता था इसको मैं। लेकिन अब चेंज हुआ है, इस बार काफी चेंज हुआ है। USA टॉप पे है, चाइना है, फिर रशिया है, फिर इंडिया है, फिर साउथ कोरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान का आ गया 12वें नंबर पे, इसलिए इस बार न्यूज काफी बड़ी थी। तो कौन देता है, सिप्री देता है, ठीक है। चलिए अब कुछ गवर्नमेंट पोर्टल देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए उतना ही है मेरे साइड से, उतना ही है। आप भले दुनिया भर की रिपोर्ट रटिए, आपकी मर्जी है, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा इसके आगे रिपोर्ट। इतनी ही रिपोर्ट मुझे बतानी थी, कौन कौन से रिपोर्ट मैंने बतानी थी बता दी आपको। चलिए अब भारत पोल पोर्टल क्यों बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत पोल पोर्टल हमें डायरेक्टली इंटरपोल से कनेक्ट करता है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, इंटरपोल का हेडक्वार्टर आपके पेरिस में है, और इसको OECD ने बनाया है। वैसे बताऊं तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल पुलिस बोलते हैं इसको, या इंटरनेशनल पुलिसिया बोलते हैं इसको। और ये जो भारत पोल पोर्टल क्या करेगा, जैसे समझ लीजिए पोर्टल है, डायरेक्टली इंटरपोल के साथ कनेक्टेड है। और ये जो भारत पोल पोर्टल पे जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अपने NSG हो गई, अपना CBI, पहले क्या था, CBI से सब लोग कनेक्टेड थे। CBI एक कनेक्शन बॉडी थी, एक तरह से समझ लीजिए CBI है, CBI कनेक्ट करती है इंटरपोल को, ठीक है, क्योंकि CBI को ऐसा समझ लीजिए कि हमारी कंट्री की वो है, सेंट्रल पुलिस बोल सकते हैं इसको। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब लोग CBI को देंगे, CBI यहां भेजेगी इनको जो भी चाहिए। तो भारत पोल में क्या होगा कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन यहीं पे रहेंगे। अभी हर एक ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, अब CBI के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, अब यहीं से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर चाहे तो यहीं पे सारी इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरपोल डायरेक्टली से कनेक्ट हो जाएगा। तो सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, IB हो गई, अपना NSG हो गई, जितने भी हैं उनको दे कैन गेट द एक्सेस फ्रॉम द भारत पोल ओनली। काफी न्यूज में रहा है, हमारे जो अमित शाह जी हैं इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में भारत पोल, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पर्पस क्या है, इनहेंस क्राइम कंट्रोल बाय द इंटीग्रेटिंग इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है हमारी, CBI हो गई, IB हो गई, NSG हो गई, अलग अलग जितनी भी, हर एक स्टेट की पुलिस हो गई, इससे कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। चलिए ये इसका एडवांटेज है। मिशन मौसम अब किसने लॉन्च किया भाई, IMD का जो 150 फाउंडेशन, IMD कब बना था, 1875 में बना था। इसके ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इसका फाउंडेशन डे था, 150 फाउंडेशन डे था, इस दिन हमारे इंडिया ने भाई बाकी कंट्रीज को बुलाया था, आसपास की कंट्री को, क्योंकि जब ये बना था तो यही भाई इकलौता था जो सबको रिपोर्ट्स भेजता था, सबके। ऑफकोर्स उस टाइम पे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, वो सब इंडिया का ही पार्ट थे, श्रीलंका हो गया, नेपाल वोपाल जो भी थे, तो उन सबके लिए। तो उन्होंने बोला भाई ये तो हमारी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब साथ में ही रहे थे उस टाइम पे, चलो आ जाओ सबके लिए। तो इस पे बुलाया था, आई थिंक पाकिस्तान भी आया था यहाँ पे इस इवेंट पे। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भाई, इसको हमारे अप्रूवल दिया था यूनियन कैबिनेट ने। पर्पस वही है कि जितने भी हाईटेक और क्लीन एनर्जी जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसकी एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, उसकी में इसकी मदद मिलेगी, ठीक। चलिए ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम, अगेन वही है कि भाई जो हमारे एयरपोर्ट पे जो हमारे चेक पॉइंट्स है उसमें अंदर थोड़ी इजीली काम किया जा सके। Enhance the international travel easy and security with a world class immigration facility. Eligibility Indian national and the foreign national with a OCI card उनके लिए। चलिए डिफेंस मिनिस्ट्री ईयर ऑफ रिफॉर्म आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, ये बहुत इजी है, कुछ दम नहीं था इसके अंदर। ब्लैंकेट पोर्टल बाई बैंकनेट पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे कि ये था ना भारत पोल, वैसे ही है। चलिए
ये किस लिए किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, जिस पे थोड़ा दम होगा उस पर बात कर लेंगे। अब देखिए भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर्स की प्रॉपर्टीज हैं जिसको ऑक्शन करना चाहते हैं, जिसको लोग ऑक्शन करना चाहते हैं, फ्लैट हो गए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होंगी, बिकॉज आपको पता है कि हर एक पीएसयू, जैसे आपको बताता हूं मैं, कि आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एचएल नहीं, सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक, सॉरी मैं पीएसयू में दिमाग में घुस गया था, सॉरी मैं नाम पढ़ रहा हूं लेकिन कुछ और बता रहा हूं मैं। जितने भी देखिए फ्लैट्स, इंडिपेंडेंट हाउसेस, ओपन प्लॉट, जो भी हैं, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं जो बैंक के अंडर आती हैं, उन सबको जब नीलामी करनी है तो डायरेक्टली यहां से किया जा सकता है। ठीक है, एक बायर और इन्वेस्टर के लिए यही है कि भाई अब यहीं से डायरेक्टली इन सब चीज़ों की नीलामी कर सकते हो, खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो। सो दैट्स वन ऑफ द पोर्टल, बैंकनेट या बैंकनेट जो आप बोलिए, इसको पोर्टल बनाया गया। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, उनको ई ऑक्शन करने के लिए, तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा फोकस करना जरूरी है। अब इकोनॉमिक में आपको क्या पूछा जाएगा, WPI के जो बेस ईयर है जो कि 2011-12 है, उसको चेंज करके 2022-23 करने की बात हो रही है। इसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई है रमेश जी के अंदर, रमेश चंद पैनल, जो कि 18 मेंबर्स की आई थिंक कमेटी है। ओके, तो इसके अंडर है। अब एक अच्छा इंफॉर्मेशन वैसे, भेल अपने आप में एक महारत्ना कंपनी है, और 2 यूनिट जो है अपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अगेन बहुत खतरनाक नाम है, पुनसांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की भूटान के अंदर, तो भाई इसके अंदर भाई कमीशन हुई है अपने भेल के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ज्यादा इसके अंदर पढ़ सकते हैं इसको, उतना मेरे से पूछा नहीं जाएगा। आपको पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा मालूम है, कि जो पुनतांगसुचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कौन सी कंट्री में है, वो है भूटान में, और कौन सी हमारे जो कंपनी है उसको वो मिल रखा है या उसने बनाया है, तो वो है भेल। बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। ग्लोबल अपडेट कुछ चीजें देख लेते हैं, 2-3 चीजें हैं वैसे तो, वैसी इंफॉर्मेशन है जो कि आप पढ़ते भी होंगे। हनोई को क्या बोला है, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, और डिक्लेयर इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, और काफी ज्यादा भाई यहाँ पे पॉल्यूटेड सिटी, यार देखिए पॉल्यूटेड सिटी, नॉट पॉपुलेटेड सिटी। और माउंट ईबू इंडोनेशिया में, यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और उसके बाद है हमारा वेनेजुएला इलेक्शन, जो कि निकोलस मदुरो वहां पे प्रेसिडेंट बने हैं वापस। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपको डिस्कस करनी है। अभी तो सिर्फ पार्ट 1 था, कोशिश करूंगा 2-3 पार्ट में मैं जनवरी का खत्म कर दूं। अभी प्लीज ये बात भी ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं होगा कि जो पर्सन 1.5 घंटे में पूरा वीडियो करा रहा है वो आपको सब कुछ कराएगा, लेकिन ये मेक श्योर करूंगा मैं कि जनवरी जितने भी करंट अफेयर है आपके फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च मैं आपके लिए करा दूं, ये फोकस करूंगा मैं अच्छे से, और ये भी कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीजें कराऊं। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, और यही कोशिश जारी रहेगी जितना मैक्सिमम अपने साइड से दे सकता हूँ। चलिए।